कारण वैद्युत विभव कितना होता है, कैसे उसका डेरिवेशन किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। शून्य से शिखर तक का हमारा ये सफर है। आज ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको पहले चैप्टर की पूरी वीडियो लेक्चर्स आपको सामने प्लेलिस्ट पे अच्छे से अपलोड है एप्लीकेशन पर। कुछ बच्चों को कमेंट्स आया कि सर हमारी पिछले वीडियो लेक्चर्स छूट गए हैं और क्या हम कैसे देखें, उनको कैसे मैनेज करें। तो प्यारे बच्चों, संडे का आपको टाइम मिलता है, संडे को आप जाकर के जो वीडियो लेक्चर्स आपके छूटे हैं उनको 5-10 इतना आपके समय मिले, 24 घंटे होते हैं, उनमें से सारा कुछ कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो फिर आप बाद में रिकवर नहीं कर पाओगे। बाद में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं थोड़ा सा संयम रखें, धीरे धीरे चीजें सीखने को मिलेंगी और लेकिन जल्द से जल्द एडमिशन लेने का प्रयास करें ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी से समाप्त भी हो सके और फिर हम लोग रिवीजन भी कर सकें, क्योंकि रिवीजन मोस्ट परफेक्ट, क्योंकि आप जब रिवीजन कर लेते हैं आपके दिमाग में अधिक लंबे समय तक रहती है और फिर अच्छे से उसको उत्तर लिख पाते हैं। तो स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आज की शानदार मजेदार दमदार क्लास में। हमारे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हमारे शेर शेरनिया, हमारे टीपू सुल्तान, हमारी बच्चा पार्टी हमारे साथ आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के फार्मूले भी सीख चुके हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना सीख लिया है। इन सभी बातों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। वैद्युत विभव क्या है वो भी जान चुके हैं कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जिससे हम ये निर्धारित करते हैं कि वैद्युत आवेश कहां स्थानांतरित होगा, किस आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु में कैसे आवेश जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो वैद्युत विभव भौतिक राशि करती है। लेकिन अब इसमें बहुत अलग अलग तरह से फिर डेरिवेशंस हैं, किसके कारण कैसे क्या, तो वो चीज अभी आप लोग सीख रहे हो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी हम लोगों ने वैद्युत विभव निकाला था, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी को वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से पसंद आ रहे होंगे और नो डाउट आप सभी का सपोर्ट, प्रेम, विश्वास बहुत अच्छा दिख भी रहा है। बच्चे बहुत अच्छे घर पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये बात से आपको कतई दूर नहीं भागना है कि कठिन है तो मैं दूर भाग जाऊं। कठिन तो सबके लिए है ना, बट हम उसे आसान कैसे बना सकते हैं, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आपसे, जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। मैंने देखा है, ये सत्यता है, वास्तविकता है। अब इसे आप किसी भी तरह से ले सकते हो, किसी भी तरह समझ सकते हो। मैं ईमानदारी से आपके सामने एक एक छोटी छोटी चीज बताने का प्रयास करता हूं ताकि हर बच्चे का डाउट न रह जाए, एक एक चीज क्लियर हो। लेकिन अगर आपने बहुत सारी चीजें पीछे मिस की हुई है, 10th में 11th में कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक बेसिक से बेसिक बताने की, पर आप बहुत अगर आपका बेस कमजोर है तो फिर आपको थोड़ा सा तो दिक्कत हो सकती है और उन दिक्कतों का सामना आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप जाग गए हैं, अभी आप अवेयर हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर के, तो नो डाउट बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। जहां आप 50% का अनुमान लगा रहे थे कि मेरा तो बेस बहुत कमजोर है, हम रट करके मात्र 50% या 60% अंक ला सकते हैं, तो प्यारे बच्चों नो डाउट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका 70% 75% अंक आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको फिर ये नहीं कहूंगा कि हवा हवा में बात करके 90% आप भी ले आएंगे, नहीं, क्योंकि कुछ समस्याएं हुई हैं तो उनको आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंक्रीमेंट जरूर करूंगा, आप में यह वृद्धि जरूर करूंगा कि अगर आप 60% 55% खुद को आंक रहे हैं तो मैं 75% 80% लाने की आपके साथ क्षमता रखता हूं। आपके साथ मेहनत करने का दमखम मैं भी रखता हूं। लेकिन बताए गए निर्देशों का, बताए गए मार्गदर्शन का पालन करना आपका काम है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणि, ठीक है। कर्म ही पूंजा है, कर्म ही आधार है, कर्म ही जीविका का साधन है। बिना कर्म से कुछ ही इस जीवन में नहीं मिलने वाला, कोई चमत्कार नहीं होता है, यह स्वयं ईश्वर कह के गया है, ठीक है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो मैं शुरू में आपके साथ 2-4-5 मिनट इसलिए कनेक्ट हो जाता हूं ताकि सारे बच्चे भी जुड़ जाएं और एक चीज मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए कि हाँ सीखना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से मैं आप सभी के साथ, जैसे खाने के साथ थोड़ा सा सलाद जरूरी है और अपने ऊर्जा को कार्य करने के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही पढ़ने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अच्छा, तो देखो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें आप लोगों ने अभी तक स्थिर वैद्युत विभव के बारे में ही पढ़ने का प्रयास किया है। अभी धारिता से संबंधित कोई बात नहीं की गई। धारिता से संबंधित आगे बात की जाएगी वीडियो लेक्चर्स में। धारण करने की क्षमता अर्थ होता है किसी भी वस्तु द्वारा, आगे बात करेंगे। वैद्युत विभवांतर हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि डेल्टा वी बराबर दो बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई दो बिंदु है, एक बिंदु है ए, एक है बी, और ये पूरे में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। और अगर हम किसी आवेश को, और वहां पर हम प्रयोग करने के लिए धन परीक्षण आवेश लेते हैं, क्योंकि प्रायोगिक रूप से हम इसी को प्रयोग करते हैं, इसे धन परीक्षण आवेश बोला जाता है। हालांकि आप किसी भी आवेश को ले सकते हो न्यूमेरिकल के तौर पर या प्रयोग करने के लिए, है ना। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाने के लिए पहले तो बता देते हैं कि भाई इतना ईंट लगेगा, इतना ये लगेगा, लेकिन फिर जब प्रयोग अप्लाई करते हैं तो हम कोई भी चीज लगा सकते हैं। वही चीज है यहाँ पर भी कि हम आवेश को कोई सी भी मात्रा का आवेश ला करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिंदु बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है, और कैसा कार्य, W एक्सटर्नल बाह्य कार्य होगा। बाह्य कार्य का मतलब
एक्सटर्नल एजेंट का मतलब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, बाहरी घटक के द्वारा कार्य किया जा रहा है कि क्यू नॉट को ले जा रहे हैं हम इधर। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र जब फैला हुआ है तो उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर बल लगाया जाएगा जब हम इसे ले जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि हम इसको अपनी ताकत के अनुसार, ये नहीं कि बल लगा रहा है वैद्युत क्षेत्र तो लगा रहा है, अपने पास से इसको खींच के पहुंचा दे बी के ए के पास, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें वैद्युत बल के बराबर ही बल लगाना है, वैद्युत बल के बराबर ही बल लगाना है। वैद्युत बल विरोध करेगा, आपको उसको वैद्युत बल के बराबर विपरीत दिशा में बल लगाते हुए धीरे धीरे पहुंचा देना है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने वैद्युत विभवांतर में अच्छे से स्पष्ट की हुई है। ये बेसिक है, कोई नहीं समझाता है और ना समझ पाते हम, केवल रटा दिया जाता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। ये रटे घूम रहे हैं बहुत लोग, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, आवारा गलियों में टहलते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। वो वैसा ही सीखे हुए हैं, उनसे अगर एक्सप्लेन करके कुछ पूछ लिया जाता है वो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्लियर है? वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हाँ देखो, तो ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके जरूर पढ़ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन बातों को सब समझ के चलिएगा। तो आवेश को हम यहां तक लाते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत विभवांतर होता है डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी क्या है? तो वी ए माइनस वी बी। सर क्या वी बी माइनस बी ए लिख सकते हैं? नहीं, वी बी माइनस बी ए लिखेंगे कब लिखेंगे? वो उस कंडीशन में जब हम आवेश को ए से बी ले जाएंगे, क्योंकि जो परिवर्तन निकलता है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। आपको मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था कि आप 10 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं अपने घर से, उसके आगे, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद आप 15 किलोमीटर और आगे चल गए, तो कितने चले गए? 25। लेकिन आपसे कहा जाए कितना विस्थापन हुआ, तो 25 माइनस 10, तब आप अपना पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे कितना? 15 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से खड़े हुए थे, 15 आगे गए तभी तो 25 हुआ। तो ये चीजें आप सभी को सिखाई गई है। तो वी ए माइनस वी बी, ठीक। अच्छा, जब हम कब आवेश को बी से ए पर ला रहे हैं, तो हम यहां पर वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो कि बाह्य कार्य है बटे किया गया कार्य कितना किया गया, कार्य कितना किया गया, कार्य कितना कार्य तो डब्ल्यू एक्सटर्नल और आवेश क्यू नॉट। इसको हम लोगों ने परिभाषित भी किया था। किसी एक बिंदु पर विभव बताने के लिए हम कहां से? अनंत से लेकर के आते हैं, इनफाइनाइट से आवेश को लेकर के किसी भी बिंदु पर लेकर के आते हैं। एक बिंदु पर विभव बताने के लिए दूसरे बिंदु को 0 मान लिया जाता है, वो चीज याद करिए। अच्छा, तो डेल्टा वी बराबर अगर हम कहें, इसे तो लेकर के आना ही है, लेकर के इतनी दूरी आना ही है जितनी भी बीच की दूरी हो, लेकिन मैं मान ले रहा हूं इसको बहुत छोटा सा विस्थापन किया जा रहा है डी आर, एक छोटा सा विस्थापन। हमें आर दूरी टोटल लाना है, टोटल आर दूरी पर लेकर के इसको आना है, लेकिन पहले मैं मान रहा हूं इससे छोटा सा विस्थापन किया जाता है डी आर। तो कार्य बराबर हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यू बराबर क्या कह सकते हैं? कार्य बराबर होता है बल, बल और बल कैसा? बाह्य बल एफ एक्सटर्नल इंटू विस्थापन कितना डी आर। छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं। कार्य को क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो? आप कहोगे यस। डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, बल गुणे विस्थापन बटे, ये कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे क्यू नॉट। बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा भी होता है, लेकिन थीटा यहां पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि जिस दिशा में विस्थापन उसी दिशा में बल कार्य करेगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो केवल बल गुणे विस्थापन हो गया बटे क्यू नॉट हो गया। अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? तो ये जान लीजिए, एफ एक्सटर्नल जो वैद्युत बल की वैल्यू है, वैद्युत बल कितना होता है? वैद्युत बल बराबर, एक नया फार्मूला बताने के लिए मैं आज इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि उस फार्मूले की आगे जरूरत पड़ेगी। वैद्युत बल बराबर होता है एफ ई बराबर क्यू नॉट इंटू ई। इस आवेश पर इतना बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र जो यहां पर फैला होगा उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर बल कितना लगेगा? क्यू नॉट इंटू ई, इतना बल लगेगा। लेकिन तब एफ एक्सटर्नल कितना होगा? एफ एक्सटर्नल इसके बराबर, परंतु विपरीत कार्य करता है, हमें उतना परिमाण का बराबर बल लगाना, लेकिन विपरीत दिशा में, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई होगा। यस और नो? माइनस क्यू नॉट इंटू ई होगा। इसलिए डेल्टा वी बराबर मिल जाएगा, डेल्टा वी बराबर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रखिए माइनस क्यू नॉट इंटू ई, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, इंटू का क्या है? डी आर है, और अपान में क्या है प्यारे बच्चों? क्यू नॉट, अपान में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या मर गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया। बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? बचेगा माइनस का ई इंटू डी आर। अब यदि आवेश को बिंदु बी से ए तक न कह कहीं से भी लाना हो, मान लो अनंत से आर दूरी पर कहीं पर लाना हो, कहीं पर ए बिंदु से आर दूरी यहां लाना है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। तो अनंत से अगर हम लेकर के आए, तब क्या फाइनल फार्मूला क्या बनाया जा सकता है? यदि आवेश को अनंत से आर दूरी पर लाएं, आर दूरी पर लाएं, तब कुल विभव कह लो, कुल के लिए क्या करना है? अभी मैंने कहा ये छोटा सा विस्थापन डी आर करने में इतना विभव है। कुल विभव जब हम अनंत से यहां ला रहे हूं, तो कुल विभव के लिए क्या करना है? कुल विभव के लिए करना है भाई, क्या करना है? कुल विभव के लिए क्या करना है? तो समाकलन
समाकलन कर देना है। कहां? तो भाई डेल्टा v बराबर मिलेगा समाकलन, ये माइनस का मैं बाहर कर रहा हूं माइनस, और e इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। लिमिट क्या? तो लिमिट इन्फिनिटी से आवेश को ला रहे हैं कहां तक? r दूरी तक ला रहे हैं। तो ये एक सूत्र बन जाता है, याद रखिए ये एक सूत्र बन जाता है और इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ये एक सूत्र बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा ये एक सूत्र बन गया। मतलब वैद्युत क्षेत्र की सहायता से भी हम विभव निकाल सकते हैं। कार्य तो पता होगा तो निकाल ही सकते हैं, कार्य पता होगा तब तो निकाल ही सकते हैं हम, ये वाले सूत्र को तो प्रयोग ही कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हमें वैद्युत क्षेत्र पता हो ई की वैल्यू, तब भी हम वैद्युत विभव प्राप्त कर सकते हैं। इन सूत्रों को आपको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी। बात समझ गए? बेसिक क्लास जिसने देखी होगी वो ये बातें पूरी समझ गया होगा, और जिसने नहीं देखी थी तो थोड़ी थोड़ी बातें उसके पल्ले पड़ गई होंगी, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से केवल विभवांतर मैंने ही पढ़ाया। पहला लेक्चर विभवांतर पर बेस्ड ही है, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव सब बताया। चलो आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव और आवेशित गोले के कारण विभव, दो चीजें पढ़नी है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में कितना आया था? v = kp² r², जबकि निरक्षी स्थिति में 0 आया था। क्या सबको क्लियर है? अगर वो चीज क्लियर है तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये इसलिए बता देना है क्योंकि जरूरत पड़ जाती है। वो दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। इसमें मैं ज्यादा माना फलाना धमाका नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने वो सब लिखना आपको सिखाया है और आप सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें रिस्पांस भी दिया, यस सर यस सर यस सर, जिससे हमें आभास हुआ कि हाँ आप सभी लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, कि हम सर कर लेंगे, ये हमारा होमवर्क है, हम कर लेते हैं। और बिल्कुल अपने आप से सेल्फ स्टडी करना सीख जाओ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मुझे आपको डाउट देखने की जरूरत ही ना पड़े कि हाँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। पीडीएफ भाई अपलोड हो जाएगा, जो चैप्टर खत्म हुआ है उसका चैप्टर का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, बायोलॉजी जो बच्चे लिए हुए हैं पता है चैप्टर अपलोड हुआ है शायद, और हमें भी आप एप्लीकेशन में मुझे पता भी नहीं लगता है कब अपलोड होने वाला है वैसे, तो जब भी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। उसको थोड़ा सा डिजाइन देना पड़ता है बस, बाकी आपको दिखाया था मैंने कि लिखा हुआ है, एक चैप्टर नहीं आगे 2-3 चैप्टर लिखे हुए हैं, मतलब पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे द्वारा लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चलो तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान ले रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसा है? तो जो वैद्युत द्विध्रुव है दो आवेशों से मिलकर बना है, -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी है भाई 2l। कितनी दूरी है? 2l है। बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी है 2l। मैं 2l लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। बीच की दूरी कितनी प्यारे बच्चों? तो 2l है। अगर मैं कहूं वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर निकालिए वैद्युत क्षेत्र, चाहे यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, अच्छी निकालो, निरक्षी निकालो, कहीं भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करो? आपके पास कौन सा सूत्र है? आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि अच्छी और निरक्षी वाला तो है, लेकिन ये नहीं है। तो हम गणना तो कोई भी करते हैं तो मध्य बिंदु से करते हैं। तो मान लेते हैं भाई इसका मध्य बिंदु ये रहा, ठीक है, मध्य बिंदु ये रहा, मध्य बिंदु O है। ठीक है, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान ले रहे हैं कि मध्य बिंदु O से कहीं भी ले सकते हो, कैसी भी, तो मैं लेकिन वो दिशा किधर लेनी वो भी याद रखना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? तो माइनस से प्लस की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी प्यारे बच्चों? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? P। P से डिनोट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। P की वैल्यू क्या होती है? P = Q × 2l होता है। बीच की दूरी का गुणनफल और किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होते हैं। अच्छा सर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से किसी भी बिंदु पर जहां निकालना हो, अगर इस बिंदु पर तो इधर कोण थीटा पूरा, तो थीटा कोण पर कहीं पर भी मान लेते हैं, थीटा कोण पर ये थीटा कोण पर कहीं पर कोई बिंदु ले सकते हैं। ये मान लो थीटा कोण पर मैं एक बिंदु ले रहा हूं, ये थीटा कोण पर यहां पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव बताना। थीटा कोण पर कितना? थीटा कोण पर कितनी दूरी पर? तो R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। R दूरी पर किसी बिंदु P पर, लेकिन कहां पर भाई? R कामा थीटा, R और थीटा बदलेगा। हम भाई किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। R बदलेगा, थीटा बदलेगा, भाई दूरी कहीं भी ले जाओ, दूरी कहीं ले जाओ, लेकिन थीटा भी बदलता जाए, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से हम ये काम कर रहे हैं। एक बात को स्पष्ट करना, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, इन बातों को सीखने का प्रयास करना। ये डेरिवेशन अदर बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, आसान बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिख सकते हो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक वैद्युत, वैसे मैंने इसकी लैंग्वेज लिखना सिखा दिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी +q -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी
कितनी है? तो 2l है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से, आघूर्ण की दिशा, आघूर्ण की दिशा क्या? वेक्टर p जो देख रहे हो चित्र में, आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर तथा r दूरी पर, r दूरी पर किसी बिंदु p पर, किसी बिंदु p पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यह बात याद रखिए। उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा सा बात तो समझ रहे हैं आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें विभव बताना हो तो दो चीजें हमेशा वेरिएबल जो है वो बदलेंगी। अगर हमें इस बिंदु पर निकालना होगा तो कोई गणना करने के लिए कोई कारक होना चाहिए हमारे लिए। वैद्युत आघूर्ण की दिशा से घूम रहे हैं, जिस दिशा में घूमते जाएंगे, मान लो इधर निकालना होगा तो थीटा कोण पर घूमे। दूरी कितनी भाई? तो दूरी कम ज्यादा जहां लेना चाहो वहां ले लो, तो आर दूरी भी बदलेगी, इसलिए ये चीज बताई गई। आवेश वही रहने हैं दोनों। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग निकाल लेते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर आवेश पता है निकालना कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में हम आंसर बना लें। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में क्या मैं इस डेरिवेशन कर सकता हूं? जी हां। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं दो घटकों में वियोजित कर रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब प्यारे बच्चों क्या? वेक्टर p को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर या तोड़ने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर। सर ये क्या है? मुझे तो नहीं पता, मैंने सर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा था। मैं जब फर्स्ट ईयर था ना सर, तो मैं सो रहा था कि ये जिंदगी बड़ी हसीन है, ये लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, मैं समझ रहा था। लेकिन सर आपने हमें जगाया कि 12th को पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो। जग तो गए हैं सर, लेकिन अब पुराने वाले हालातों को कैसे सुधारे जो हमने मस्ती में गुजारे हैं, मौज में गुजारे हैं। तो कोई नहीं, थोड़ा सा सुधारने के लिए आप लोग भी जाके प्रयास कर लेना, उन चैप्टर्स को देख लेना। और फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी मदद के लिए बता दे रहा हूं कि जब कोई सदिश राशि, मान लो ये है सदिश राशि, वेक्टर ए मान लो है, ठीक है, ये सदिश राशियां, सदिश राशियां अदिश राशियां तो पता ही होती हैं, जिनकी दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। अदिश राशियां वे होती हैं जिनकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अब एक्स वाई जेड, अब दिशाओं का मतलब चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, दिशाएं यहाँ पर एक्स वाई जेड ली जाती है। अब उन दिशाओं के अंतर्गत कोई सदिश इस प्रकार से है, तो इसको हमें दो घटकों में वियोजित करना है। कैसे वियोजित किया जाता है? तो इसके टेल से हम दो अक्ष खींच सकते हैं, एक वाई अक्ष हो गया, एक जेड अक्ष, एक एक्स अक्ष हो गया, ठीक। अब जहां कहीं भी ऐसे बना हो कोई भी सदिश है, ये वेक्टर ए है, और अगर एक्स अक्ष के साथ ये कोण ऐसे थीटा बना रहा है, तो इस सदिश को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ा जाता है? तो जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा होता है वो उसका आधार घटक होता है, और आधार घटक आता है a cos थीटा हो जाएगा। a cos थीटा होता है आधार, क्योंकि लाल बटे कक्का जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसकी? cos थीटा की। तो इस कर्ण की वैल्यू लंब के आधार के लिए क्या हो जाती है? केवल a cos थीटा हो जाती है। अब इस आधार पर जो लंब रेखा है वो इसी ये सदिश a का ही घटक हो जाता है, ऊर्ध्व घटक। इसे a sin थीटा कहते हैं क्योंकि ये लंबवत घटक है। अगर सर यही चीज ऐसे लिखी हो, मान लो ये वेक्टर, ये y अक्ष, ये x अक्ष, और ये वेक्टर खींचा गया, यहाँ पर कोण थीटा बन रहा हो, ये वेक्टर a है, अगर ये कोण थीटा दिया हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जिस अक्ष के साथ कोण थीटा बन रहा है वो आपका घटक cos वाला होगा, a cos थीटा। कैसे आता है वो सब सिखाया गया है बहुत अच्छे से, लाल बटे कक्का में जाओ, इसकी वैल्यू निकालो। अरे लंब बटे आधार करके त्रिकोणमिति से समझते हो। तो अब इस रेखा पर लंब कौन है? ये है भाई। इस रेखा पर लंब कौन है? 90 डिग्री का कोण इन दोनों में भी बन रहा है ना, एक्स वाई में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कौन सा घटक? ये हो जाएगा a sin थीटा। अब ये a sin थीटा बन गया क्योंकि इस पर ये लंब है, क्योंकि ये कोण अब दिया गया। इन चीजों को मैंने सिखाया था, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने केवल समझाया है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार समझा चुके हैं, कई बार मैं बता चुका हूं। जो बच्चे रेगुलर जुड़ते हैं इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं। तो यहां पर वेक्टर p को जो दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसको आप दोबारा ऐसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखना, इसको दो घटकों में मैं वियोजित कर रहा हूं। ये कोण थीटा है, ये कौन सा है? ये आपका वेक्टर p है। ये क्या है? वेक्टर p, मतलब वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इसका ये घटक जिसके साथ कोण बन रहा है, तो ये घटक क्या होगा? p cos थीटा होगा। इस घटक के लंबवत ये घटक कौन सा होगा?
पी कॉस थीटा होगा। ये भाई वेक्टर पी अभी लिख दूंगा। और इसका लंबवत घटक क्या होगा? इसका लंबवत घटक यहां से इस पर लंब, इस रेखा पर लंब भाई मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। बोले तो ये देखो, अब मैं कह क्या रहा हूं कि ये प्यारे जो बच्चों है, ये है पी कॉस थीटा, ये है पी कॉस थीटा, और इसके लंबवत घटक ये वाला गया ना, ये है पी साइन थीटा। सर वेक्टर पी कौन सा है? तो ये है वेक्टर पी, ये वेक्टर पी है। ये इसके साथ कोण बना रहा है थीटा। मैंने अभी बताया कि ये कोण अगर इसके, ये वेक्टर पी वैसा ही बन रहा है कुछ जैसा भी समझाया। तो ये कोण पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। अब दो वो हो गए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले वाले में हमने अच्छी स्थिति के लिए देखो, अब इससे आर दूरी पर मान लो निकालना है, ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा, ये लंबवत इसके घटक होगा बिंदु पी, और इसके पी कॉस थीटा के अच्छी स्थिति में बिंदु पी है। ध्यान से समझ लो, मैं इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से लिख दे रहा हूं। करने पर पी कॉस थीटा के अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में बिंदु पी है। कहां है? बिंदु पी है। और पी साइन थीटा के, पी साइन थीटा के निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु पी है। अब हमें अगर नेट वैद्युत वो वैद्युत विभव यहां पर बिंदु पी पर कुल विभव चाहिए, बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव, कुल विभव। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग केवल P के कारण निकालते तो आता ही, लेकिन हमने P को दो घटकों में वियोजित कर लिया, एक अच्छी और निरक्षीय स्थिति ये बने, और इनके द्वारा बिंदु P पर देखो, ये इस P साइन थीटा के निरक्षीय स्थिति पर है, और ये P कॉस थीटा के अच्छी स्थिति में बिंदु P है। तो अच्छी स्थिति का हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र पता है, और निरक्षीय स्थिति के कारण भी वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र पता है, वैद्युत विभव का सूत्र पता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम यहाँ पर बिंदु P पर कुल विभव निकाल सकते हैं, Vp इक्वल टू V P कॉस थीटा, क्योंकि ये अच्छी स्थिति में है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं अच्छी, ध्यान समझना, प्लस और V P साइन थीटा, मतलब P साइन थीटा के कारण वैद्युत विभव, दोनों को जोड़ना है। ये निरक्षीय स्थिति में है, इसके निरक्षीय स्थिति में बहुत अच्छे से वहां पर चित्र पर एकदम एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब देखो अगर ऐसा है तो बिंदु P पर विभव कितना होगा? Vp बराबर Vp cos थीटा। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव कितना होता है? तो आप कहेंगे सर Kp अपान में बीच की दूरी r स्क्वायर ये होता है, यस और नो। लेकिन यहाँ P नहीं है, यहाँ P cos थीटा है, तो Kp cos थीटा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि उसका घटक एक पार्ट, दूसरा पार्ट इसका है P sin थीटा, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। तो Vp sin थीटा का जो होता है वो जीरो होता है। भाई निरक्षीय स्थिति का क्या होता है? वैद्युत विभव जीरो होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव जीरो होता है, कल प्रूव कराया गया। तो वहां पर उसके लिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, केवल ये वैल्यू, यही हो गया वैद्युत विभव। Vb बराबर Kp cos थीटा, Kp cos थीटा अपान में r स्क्वायर, या K की वैल्यू लिख सकते हो, क्या होती है बोले तो 1/4πε0 P cos थीटा अपान में r स्क्वायर। सर ये तो बड़ा आसान लगा, हमारी किताब में तो बहुत भारी भरकम दिया हुआ है। जी हाँ, लेकिन ये सूत्र आपको याद रखना, ठीक है? इतने वोल्ट विभव उत्पन्न होता है कहां पर? किसी भी बिंदु पर। cos थीटा की वैल्यू कहीं पर भी रख लो, निरक्षीय अच्छी स्थिति के लिए रखो। अच्छी स्थिति के लिए थीटा बराबर ये जो थीटा है, ये थीटा, ये वाले थीटा की मैं बात कर रहा हूं। अगर जीरो रखोगे तो ध्यान समझो, यहां पर देखो थीटा बराबर जीरो रखो, cos जीरो की वैल्यू 1, cos जीरो की वैल्यू 1, तो क्या आएगा? Vp इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? Kp, और cos थीटा की वैल्यू मतलब cos जीरो की वैल्यू 1, Kp अपान में r स्क्वायर। बोलो अच्छी स्थिति में क्या यही सूत्र था? आप कहेंगे यस सर। अगर मैं निरक्षीय की बात करूं तो ये कब आया है? जब थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री, निरक्षीय स्थिति में यही तो होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। रख के देख लो यहां पर क्या आएगा? Vp इक्वल टू क्या आएगा? Kp cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो क्या आएगा? 0। Vp बराबर क्या निरक्षीय स्थिति में यही मान होता है? यस, ये जवाब होगा। क्लियर है? क्या सूत्र सही है? बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, डेरिवेशन आसान था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आवेशित गोले के कारण विभव। टाइम भी देखते रहना भाई। आवेशित गोले के कारण विभव, आवेशित गोले के कारण विभव, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो कम समय में हमें बहुत सारी बातें सीख लेनी है। आवेशित गोले के कारण विभव, ये भी मैंने आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बातों में भी बताया था। क्या बताया था आवेशित गोले के कारण वैद्युत विभव में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैद्युत विभव क्या बताया गया था आवेशित गोले के कारण? ध्यान समझिए भाई, आवेशित गोले के कारण वैद्युत विभव नहीं बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी। गोलों के पहले तो आपको प्रकार बताए गए थे कि भाई जो गोले होते हैं, जो गोला है, जो कोई भी गोला होगा, गोला स्फेयर, वो दो प्रकार से है, एक तो ठोस और एक खोखला। ठीक है, एक खोखला गोला हालो स्फेयर, और एक कैसा? ठोस गोला, ठोस गोला। अब इसमें भी एक चालक होगा, एक चालक गोला होगा, एक चालक खोखला गोला होगा, एक अचालक खोखला गोला होगा कि नहीं? और एक इसमें भी वही काम, दो, एक चालक ठोस गोला
और एक अचालक ठोस गोला, ये होंगे। अचालक मतलब इंसुलेटर और चालक मतलब कंडक्टर। तो चालक अचालक गोले, चालक खोखला गोला हो सकता है, अचालक खोखला गोला हो सकता है। खोखला मतलब जैसे फुटबॉल, अंदर गैस भरी होती है, वैक्यूम होता है। तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या है, फुटबॉल है, अंदर गैस भरी हुई है, तो वो चालक खोखला गोला भी, अचालक खोखला गोला हुआ। मान लो रबड़ का है तो उसमें तो प्रवाहित नहीं हो सकती वैद्युत धारा, तो वो अचालक होगा। तो अचालक है तो वो अचालक खोखला गोला। चालक खोखला गोला मतलब किसी मेटल का बना हुआ है, अंदर खोखला है, तो वो हो सकता है। और चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला मतलब मान लो लोहे का कोई गोला है, ठोस है, तो वो चालक होगा। अचालक मान लो रबड़ का ठोस गोला है, तो वो अचालक ठोस गोला होगा। हमने ये चीज बताई थी कि इन तीनों में प्रॉपर्टी सेम होती है भाई। अगर हम चालक गोले में देखें, आवेश को दे तो पूरे सरफेस पे फैल जाए, चालक में फैल जाएगा। अचालक में भी अगर पूरे सरफेस में आवेश दे, हम पूरे सरफेस पे रह जाएगा। चालक गोले में अगर आवेश को दिया जाता है, चालक गोले को आवेश दिया जाए, उसके अंदर भी आवेश हम इंजेक्शन से भी भरते हैं, ये चीज मैंने सिखाई थी, इंजेक्शन से भी आवेश भरे तो वो कंडक्ट होते हुए चलता हुआ बाहर आ जाता है, आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, भले हम अंदर दे। किसमें, चालक गोले की मैं बात कर रहा हूं। ठोस है, अंदर मैं आवेश भेज रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं रुकता आवेश, आवेश चल करके कहां जाता है, सरफेस पर आ जाता है, तो ये चालक। लेकिन अचालक में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन इसकी अलग है। अचालक में ये सबसे अलग है। अचालक में हम अगर ठोस अचालक गोला है, रबड़ का है, अंदर सिरिंज से भर के आवेश देंगे तो फिर अंदर ही रह जाएगा, पूरे गोले में आवेश फैल जाता है। इन चीजों को मैंने सिखाया था। ये गोला है, इस पर पूरा आवेश जो है इसके भीतर भी रह जाएगा, भीतर जहां देंगे वहीं पर आवेश रहेगा। जबकि इन तीनों की कंडीशन क्या थी, सेम थी। इन तीनों की कंडीशन क्या थी, इन तीनों की कंडीशन मैंने बताया था सेम रहेगी। जहां देंगे आवेश तो सरफेस पर फैल जाएगा, सरफेस पर रहेगा। इन तीनों में आवेश अगर हम एक समान रूप से वितरित करें तो सरफेस पर रहेगा। चालक ठोस गोला भी है तो वो भीतर हम आवेश दिए, लेकिन वो फैल करके चल करके ऊपर बाहर ही आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन एक जैसे, ये अलग होता है। हमसे हमारे एग्जाम में प्रश्न जो पूछता है इस जगह से पूछता है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं इसको जानकारी के लिए। फिलहाल मैं इनको बताऊंगा, ठीक, और इसको आप निकाल भी सकते हैं, कोशिश भी करूंगा, बता दूंगा समय पर, लेकिन अभी इनको हमको डिस्कस करना है। आवेशित गोले के कारण विभव, तो आइए सीखते हैं आवेशित गोले के कारण विभव। आवेशित गोले के कारण विभव, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, आवेशित गोला है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, अच्छे से समझिएगा। माना कोई एक कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोला है। आवेशित गोला का मतलब है कि इसमें जो आवेश है ना वो एक समान रूप से इस पर वितरित है। आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। आसान है भाई, समझो तो आसान है, बिल्कुल आसान है। आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या जो है सर वो कितनी है, इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अच्छा सर, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जी हाँ। इस पर कैपिटल Q कूलाम में मान ले रहा हूं आवेश पूरे सरफेस पर फैला हुआ है। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, R दूरी पर किसी बिंदु P पर, R दूरी पर, ठीक है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर है, तो R दूरी पर है। R दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव बताना है भाई। आवेशित गोले के कारण ना, ये गोला चालक भी हो सकता है तो भी सरफेस पर आवेश आ जाएगा, खोखला चालक है तब भी सरफेस पे आ जाएगा, अगर अचालक गोला है तब भी हम पूरे सरफेस में एक समान रूप से वितरित कर सकते हैं आवेश को, तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव बताना है बिंदु P पर। अब बिंदु P पर विभव बताने के लिए फिर वही काम क्या है भाई, V बराबर डेल्टा V आपको बताना है। और अच्छा, अब इसके कारण बिंदु कहां ले रहे हैं हम, पहले बाहर निकाल रहे हैं, आवेशित गोले के बाहर। पहली स्थिति में हम कहां निकाल रहे हैं, आवेशित गोले के बाहर, आवेशित या कह लो सीधे गोले के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है, गोले के बाहर किसी बिंदु पर, जैसे वहां पर निकाले थे वैद्युत क्षेत्र में, गोले के बाहर किसी बिंदु पर। क्योंकि देखो अब हम ये माना फलाना धमाका लिख लो, यहाँ पर लिख सकते हो सब, माना फलाना धमाका आपका होमवर्क है, जो मैंने अभी लैंग्वेज लिखी ये आपका होमवर्क है। मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ लिख लेना ध्यान से, क्या इससे लिखने की आपको हैबिट होगी, यही होमवर्क देना है। और क्या हम कहेंगे अब इसको डेरिवेशन तो करना ही करना है रिवीजन के लिए आपको घर पे बैठ के, लेकिन अब क्या इससे रिलेटेड अभी आप सवाल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। कोई नया अगली हेडिंग दे दें आपको कि जाइए कि डेरिवेशन कर लीजिएगा अगली, ठीक है, आप विभव प्रवणता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जाइए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालिएगा। होमवर्क है आपका, अगले हम चैप्टर पढ़ाएंगे आगे। ऐसा तो कर नहीं सकते, होमवर्क यही है कि सिखाई गई चीजों को आप खुद से आप करो। वो बोल रहा हूं वो चीजें बस सीख लेना है। मैंने क्या बोला, इसकी पूरी लैंग्वेज लिखनी है कि माना एक कैपिटल R त्रिज्या का आवेशित, आवेशित Q कूलाम का आवेशित गोला है, या कह लो मैं फिर से बोल रहा हूं, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित गोला है जिसकी सतह पर कैपिटल Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले क्योंकि गोले के बाहर है तो बिंदु P पर गोले के बाहर हो, डेरिवेशन करना शुरू कर देना है। तो डेरिवेशन करने से शुरू करने से पहले हमें वैद्युत विभव पता करना है। वैद्युत विभव डेल्टा V बराबर क्या होगा। डेल्टा V बराबर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या होगा।
तो डेल्टा वी बराबर वही वी ए माइनस वीबी। तो वी ए माइनस वीबी का मतलब क्या है? डेल्टा वी बराबर मैं क्या बात कर रहा हूं? वी ए माइनस वीबी मतलब पी बिंदु पर, बिंदु पी पर विभव चाहिए, वीपी है ना, यही तो चाहिए ना, बिंदु पी पर विभव चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करें कि हम अनंत से यहां पर इंफिनिटी से क्यू नॉट को ले जाएं, क्यू नॉट को यहां पर इंफिनिटी से ले जाएं, जो कार्य करेंगे वही सब होगा। और कार्य से इसको हल करने वाला मैंने एक फार्मूला निकाल के अभी आपको सिखा दिया। अरे कहां गया वो फार्मूला? ये डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी आर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आप सभी को गोले से निकलने वाला, गोले के कारण वैद्युत विभव, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है यहाँ पर, सॉरी वीपी बराबर क्या होगा? माइनस समाकलन अभी आपने देखा ई इंटू डी आर, ये आपने देखा सूत्र होता है। बिंदु पी पर विभव क्या होगा? अगर हम वैद्युत क्षेत्र के पदों में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं माइनस समाकलन ई इंटू का डी आर। कहां से कहां ला रहे हैं? तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आवेश को ला रहे हैं कितनी दूरी पर? इस गोले के कारण आर दूरी पर लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अच्छे से आप इस बात को तो मैं समझ रहा हूं। ई की वैल्यू कितनी रखें तो आगे हम काम करें। तो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम लोग पहले सूत्र प्रूव कर चुके हैं ना पहले चैप्टर में, उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ, और इसीलिए, क्योंकि वो इसीलिए कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। एक चैप्टर की जरूरत अगले चैप्टर पर नहीं, पक्का वैद्युत विभव की जरूरत अगले चैप्टर में है, बहुत अच्छे तरीके से। इन बातों को याद रखना है। तो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र, कौन बच्चा कमेंट कर सकता है सूत्र क्या आया था? वैद्युत क्षेत्र आया था, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू आया था के, अगर आवेश Q फैला हुआ तो के क्यू अपान में आर स्क्वायर। जो एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, वही गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, यही होता है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेना, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है, बार बार उसे लिखना पड़ता है, लेंथी होता है। के की वैल्यू सबको पता है, कल के लेक्चर्स में इन सभी बातों का भी जिक्र हुआ था। अच्छा, तो यहां पर वीपी इक्वल टू माइनस समाकलन इनफिनिटी से आर, स्मॉल आर, सब कुछ ठीक है। के ई की वैल्यू रख दीजिए। तो प्यारे बच्चों वीपी बराबर क्या मिल जाएगा? वीपी इज इक्वल टू माइनस का समाकलन इनफिनिटी से आर, ए की वैल्यू के क्यू अपान में आर स्क्वायर इंटू का टी आर। के की कांस्टेंट है क्योंकि आर जिसके साथ में लिखा हुआ है, डी के साथ में लिखा हुआ है आर, मतलब आर के सापेक्ष समाकलन, तो के क्यू कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? यहां से मिलेगा भाई माइनस का के क्यू, समाकलन किसका होगा? इन्फिनिटी से आर, और यहां पर आर स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा तो आर की घात -2 बन जाएगा, और इंटू का डी आर, इंटू का क्या डी आर। अब आपको ये चीज सिखाई गई है समाकलन में, मैंने ये चीज सिखाया है क्या? समाकलन के लिए आपको सभी को सिखाया है कि अगर समाकलन x की पावर n लिखा हो dx, मतलब x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, सूत्र होता है x की घात n+1 अपान में n+1, ये होता है। तो यहां पर भी वही x की घात -2 लिखा हुआ है, मतलब r की घात -2 और इंटू का dr, वही चीज लिखी हुई है, ऊपर -2+1 नीचे भी -2+1, ये होगा। तो vp बराबर क्या होगा? vp बराबर होगा मेरे बच्चों माइनस के क्यू, ब्रैकेट बनाइए, और इसका समाकलन क्या करेंगे? r की पावर -2+1 नीचे भी -2+1, ब्रैकेट बंद कीजिए, लिमिट लिखिए, लिमिट लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। देखो ऊपर हल करो -2+1 -1 आएगा, नीचे -2+1 -1 आएगा, लेकिन जो देखो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस का के क्यू, ब्रैकेट बनाए, ऊपर आएगा माइनस का, ऊपर आएगा r की पावर में -1 अपान में, ये नीचे क्या बनेगा? -1 बनेगा, लिमिट इन्फिनिटी से r। तो ये -1 जो आएगा बाहर, इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। तो Vp इज इक्वल टू अगला पद मिलेगा ये के क्यू प्लस का, और इन्फिनिट ब्रैकेट बनाइए, ये r की घात जो -1 लिखा हुआ है नीचे लाएंगे तो r की घात +1 बन जाएगा, +1 मैं नहीं लिख रहा हूं। लिमिट क्या? इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी। यहां से क्या मिलेगा? के क्यू अपर लिमिट 1 अपान में, अपर लिमिट r की जगह ही r लिखना है, माइनस फिर लोअर लिमिट लिखी जाती है, तो 1 अपान में लोअर लिमिट किसकी जगह? r की जगह इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 होगी, मतलब यहां पर आएगा के क्यू अपान में स्मॉल आर, के क्यू अपान में स्मॉल आर। क्या आपको सीखने को मिला कि बिंदु P पर विभव कितना आया? Vp बराबर के क्यू अपान में स्मॉल आर। ये क्या हो गया? वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। वैद्युत विभव का सूत्र किसके? गोले के कारण इतने वोल्ट का विभव मिलेगा, इतने वोल्ट का विभव। फिर से समझ लो ध्यान से, फिर से मैं यहां पर कैलकुलेशन आपको समझा के जाऊंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। कह रहा हूं इस सूत्र में वैद्युत क्षेत्र गोले के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू होगी के क्यू अपान में आर स्क्वायर, जितनी दूरी पर ये इतना उत्पन्न होगा। तो E की वैल्यू मैं इस सूत्र में रख रहा हूं, हल किए के क्यू, बस सिंपल, आप कैलकुलेशन शुरू। अब तो आगे मैथमेटिक्स का काम शुरू। के क्यू कॉमन लिए, कॉमन क्या लिए? बाहर ये कांस्टेंट है, r की घात -2 है, इसका सूत्र ये -2+1 नीचे भी -2+1, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है,
जहां से शुरुआत की, जहां ले जाना है, तो अंतिम बिंदु को अपर लिमिट और प्रारंभिक बिंदु को लोअर लिमिट, अनंत से ला रहे हैं आवेश को उस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए, तभी हमें वैल्यू मिल पाएगी उस बिंदु पर विभव कितना है। हल किया गया। अब ये तो -2 + 1, नीचे -2 + 1, -1 बना, वो बाहर आके प्लस कर दिया इसको, ये आर के घात -1 तो नीचे कर दिया घात को प्लस करने के लिए, तो 1/r बन गया। लिमिट इसको कैसे हल करते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, जिसके सापेक्ष हम कर रहे थे, आर के सापेक्ष कर रहे थे, जहां पर आर है वहां पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट उसी जगह रख दिए। हल किए, के क्यू अपान आर आ गया। देखो के क्यू और ये आर से गुणा होगा, ये टर्म तो जीरो हो गया ना, 1/∞ की वैल्यू जीरो, वो काम खत्म, के क्यू अपान में आर हो गया। ओके, ये आया के क्यू अपान में आर। अब क्या बताइए, यही वैल्यू एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की आई थी, याद करिए। यहां से आपकी ये वैल्यू वीपी बराबर आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर। क्या यही वैल्यू एकल बिंदु आवेश के कारण थी? आप कहेंगे यस सर, एकल बिंदु आवेश के कारण यही सूत्र प्राप्त हुआ था। तो अर्थात गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र भी एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के बराबर है। जैसे एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इतनी ही होती है, इतनी, और गोले के कारण भी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती है। अर्थात ये जो गोला है ना, एक पूरा आवेश एकल बिंदु आवेश की तरह दिखता है, और यहाँ पर आर दूरी पर वो एकल बिंदु आवेश संपूर्ण वैद्युत आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होकर के लगता है कि उसके केंद्र पर संपूर्ण आवेश केंद्रित है, और उसके कारण उत्पन्न वैद्युत आवेश। टोटल आवेश क्यू को माना गया ना, जितना सरफेस फैला होगा उस पूरे की वैल्यू क्यू मानी गई ना, वो अलग अलग आवेश तो माना नहीं गया, पूरे एक समान रूप से वितरित है। ये हो गया गोले के बाहर, ये हो गया गोले के पृष्ठ पर। आप बता सकते हैं दूसरी स्थिति में गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, बहुत आसान है, अब इसको हल थोड़ी करना है। गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर जो दूरी r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी भाई। फिर गोले के पृष्ठ के लिए मतलब यहां पर, अब गोले के पृष्ठ पर तो वही वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो वही वैल्यू रख देना, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तब क्या मिलेगा आपको, तब पृष्ठ पर क्या मिल जाएगा, v, इसको क्या मान लो, इसको कोई मान लो, ये PQRST LM M मान लो, सर पृष्ठ पर बिंदु M, ठीक है, पृष्ठ पर बिंदु M, पृष्ठ पर बिंदु M पर, चित्र में देखो बिंदु M पर विभव, M पर विभव क्या होगा, Vm इक्वल टू पूरा यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, अब अपान में स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये होगा गोले के पृष्ठ पर। गोले के बाहरी किसी आंतरिक बिंदु पर, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, अलग थोड़ा सा लगता है। तीसरा पॉइंट है गोले के आंतरिक बिंदु पर, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, डेरिवेशन इतना कठिन भी नहीं है। गोले के आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु पर, ये थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा बारीकी से इस चीज को। गोले के आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु पर मतलब प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि ये एक गोला है और इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब गोले के बाहर ना होकर के, गोले के बाहर ना होकर के, ये गोले का केंद्र O है, ये त्रिज्या R है। ठीक है, गोले के बाहर नहीं बल्कि किसी बिंदु P पर, यहाँ पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न विभव यहाँ पर बताना है। मान गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, यहाँ मानो यहाँ मानो यहाँ मानो, कहीं किसी बिंदु P पर विभव बताना है। काम वही, अनंत से लेकर के आवेश आप लेकर के आओगे, लेकिन बहुत अच्छे से कंडीशन मेरी समझना क्या बताने जा रहा हूं। अनंत से अगर आवेश लेकर के आओगे तो एक कंडीशन ये रहनी चाहिए कि आवेश की न गतिज ऊर्जा बदले, ना उस पर कहीं पर ये नहीं कि वैद्युत बल अधिक लगने लगे, वैद्युत बल यही लगना चाहिए Q0 × E। हम लोगों ने देखा था कि गोले के जो भीतर, गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर, गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर याद करिएगा वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या मिलेगा, 0। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या मिला था, याद करिए, E बराबर 0। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पूरे 0 होता है। मैंने इसीलिए कहा था कि कार में जब आप बारिश हो रही हो, बादल कड़क रहे हो, बिजली चमक रही हो, तो आप कार के भीतर खिड़की दरवाजे को बंद रखें ताकि जो बिजली गिरेगी वो आपके कार के पूरे सरफेस में फैल जाएगी, अंदर नहीं प्रवेश करेगी, क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इन बातों को आपको समझना है। तो अगर हम आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे तो अंदर वैद्युत क्षेत्र में एकदम अचानक परिवर्तन हो जाएगा। तो जो हम कहते हैं उस आवेश में गतिज ऊर्जा और इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो बदल जाएगी एकदम अचानक से। जैसे ही पृष्ठ के भीतर घुसेंगे वो वैल्यू खराब हो जाएगी। अर्थात हम जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल्टा जो V बताते हैं, जो डेल्टा V बताते हैं, ये किसी बिंदु P पर और दूसरा बिंदु जो अनंत V इन्फिनिटी निकाल रहे थे, अब V इन्फिनिटी ना होकर के हम इसके भीतर ही कोई बिंदु लेते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमें दूसरे बिंदु की विभव पता होना चाहिए। जैसे अनंत पर विभव पता होता है, अनंत पर विभव क्या होता है, V इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0। ये पता होता है कि अनंत पर विभव 0 होता है, लेकिन यहाँ कोई बिंदु है जिस पर विभव पता हो 0 हो। जी हाँ, इसके एकदम सरफेस के पास में अगर हम मान लें कोई बिंदु, तो सरफेस के पास कोई पॉइंट P मान लें, तो इनके बीच अब हम Q0 को यहाँ से लेकर के हम यहाँ पर जाएंगे बिंदु P पर।
कहां पर? सरफेस से लेकर के यहां पर जाएंगे। तो वीपी माइनस वीएस बराबर समाकलन माइनस ई इंटू का dr। बात समझना, वही वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन सब कुछ है। इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र भी पता है हमें टोटल, और हम सरफेस के एकदम नजदीक रखना है, क्योंकि यहां की वैल्यू हमें पता है, यहां की वैल्यू हमें पता है बहुत नजदीक। और वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? तो 0 है सरफेस के भीतर। तो यहां पर हम कहेंगे आपको मिलेगा वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू माइनस का समाकलन ई की वैल्यू 0 इंटू dr। तो ये टर्म 0 हो गया। वीपी माइनस वीएस बराबर क्या मिलेगा? 0। और वीपी माइनस का वीएस बराबर, अभी आप लोगों ने सरफेस पर वैद्युत विभव निकाला, सरफेस पर कितना वैद्युत विभव निकाला? तो ये m माने थे क्या? m की जगह s मानो, बहुत अच्छा रहेगा। m की जगह s, m की जगह s, ठीक है, m की जगह s बिंदु। तो यहां पर ये जो बिंदु m है, ठीक है, ये बिंदु क्या होगा? s बिंदु, ठीक है। तो s बिंदु पर उत्पन्न विभव, ये तो वीपी माइनस वीएस बराबर 0। तो वीपी बराबर देखो, ये माइनस वीएस है, उधर जाएगा तो इसका वीएस हो गया। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं वीपी बराबर वीएस की वैल्यू बताइए क्या होगी? वीएस की वैल्यू क्या होगी? वीएस की वैल्यू अभी निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में सरफेस की कितनी आर होता है ना, कैपिटल आर, ये हो जाएगा। अब क्या इस बात से स्पष्ट हो रहा है? इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव जो पृष्ठ पर होगा वही गोले के भीतर होता है। ये क्या होता है? विभव नियत रहता है, विभव नियत रहता है। कहां नियत रहता है? तो गोले के भीतर नियत, तो गोले के भीतर नियत रहता है, गोले के भीतर। थोड़ा सा हम जल्दी जरूर बता गए हैं, ठीक है, गोले के भीतर नियत रहता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ओके, ये चीज भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब गोले के बाहर, गोले के भीतर और गोले के पृष्ठ पर थोड़ा सा काम भी है, और अभी के लिए क्लास एंड करते हैं। आप थोड़ा लोग रेस्ट करें। अब इसलिए एप्लीकेशन पे मैक्सिमम बातें हो जाती हैं, मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। आपको आज क्या क्या सीखने को मिला है? तो गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण आपने वैद्युत विभव सीखा है, कैसे निकाला गया बड़े विधिवत तरीके से। मैंने तो इसको रिवाइज भी कर दिया। गोले के पृष्ठ पर तो आर के बराबर होगी त्रिज्या। इसी प्रकार गोले के आंतरिक बिंदु पर तो अंदर ही दो पृष्ठ के बीच का विभवांतर निकालना है। बहुत आराम से ये भी चीज समझ गए। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी सीखा कि किसी वैद्युत विभव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना हो, ये डेरिवेशन आप लोगों ने सीखा बहुत अच्छे तरीके से, चित्र भी बनाया गया, एक्सप्लेन किया गया। एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो मैंने रिवाइज भी कराया इसको, और आप लोग भी इसको एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा। आपको पूरा समय है कि अभी अगर केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी सी आधे घंटे का समय है तो 5-10 मिनट इसको अपने आप से रिवाइज कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा आप नाश्ता भी करके दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी तरह आप सभी की तैयारी जारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और अन्य बातें पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। खूब जी तोड़ मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।